हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस थ्योरी। और बहुत फेमस इसलिए है कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें या आप जनरल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें या मैं कहूं कि आप बुद्धि की बात करें, आप विकास की बात करें, तो ये थ्योरी हर जगह पढ़ी जाती है। और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप इसको पढ़कर या इसको समझकर हम किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ सकते हैं और उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और क्या चीज किस तरह से प्रभावित कर सकती है, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये भी चीज इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज की थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और यह दिया था स्विस एक मनोवैज्ञानिक थे और जिनका नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे, उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी बच्चे का जो विकास होता है वो हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही थी कि हेरिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा आपके विकास को प्रभावित करती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि निर्भर होती है आपके संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, या मैं ये कहूं कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा रूप बुद्धि है कि जितना ज्यादा संज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही ज्यादा आपकी बुद्धि का विकास होगा, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। और जीन पियाजे की थ्योरी को इसलिए कहा जाता है कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निशन के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, और किन स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने बताया उसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉग्निशन के बारे में इसलिए बात नहीं करने वाले हैं कि पहले वो वीडियो हम बना चुके हैं और अगर उस कॉग्निशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, अब शुरू करते हैं कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस की बात की कि जिसमें किसी बच्चे के जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनका विकास होता है। तो कौन कौन सी 4 स्टेज हैं? पहली स्टेज जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, आप इसको कहें कि संवेदी गतिक अवस्था। दूसरी स्टेज जिसको आप कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको आप कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं और उन 4 अवस्थाओं में ही किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। इन सभी अवस्थाओं की एक एक एज ग्रुप है कि उस एज ग्रुप में बच्चा होगा तो वो अवस्था चल रही होगी। जैसे कि पहली अवस्था अगर सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो उसकी 0 से 2 साल उसकी एज है। फिर अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, इसकी 2 से 7। यहां पर आप कहेंगे कि 7 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। 2 का मतलब है कि 2 खत्म हो गया है, यहां पर 2 खत्म हो गया है, इसकी बात हो रही है कि 2 से 7 साल। तीसरी स्टेज जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 से 11 साल तक चलती है। और चौथी स्टेज जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 से 15 साल तक मानी जाती है। और 15 साल के बाद ऐसा पियाजे कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति वयस्कावस्था की ओर बढ़ रहा है, जो बच्चा है वो वयस्कावस्था की ओर बढ़ रहा है और उस समय वो बिल्कुल वयस्क लोगों जैसे, एडल्ट लोगों जैसे वो सोचने लगता है। पहली अवस्था जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, नाम अगर आप देखें तो उसी से पता लग रहा है यहां पर संज्ञानात्मक विकास किससे हो रहा है? सेंसरी मोटर, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू और कुछ मोटर एक्टिविटीज के थ्रू। सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5। कि हम आंख की बात करें, हम नाक की बात करें, हम कान की बात करें, हम जीभ की बात करें, हम स्किन की बात करें, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और इन सेंसरी ऑर्गन से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और जब इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो एक तरह का अनुभव, एक तरीके का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर गर्म लगता है तो अरे ये गर्म है, तो फिर हम उस गर्म को छूना बंद करते हैं। मतलब कि बच्चों की बात हो रही है। तो यहां पर पहली चीज क्या हो गई? सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं,
हम का मतलब जब भी मैं यूज कर रहा हूं मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 0 से 2 साल तक की बात हो रही है। बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं, किसी को खींचते हैं, किसी को कुछ नोचते हैं, वहां पर ये दोनों एक्टिविटी शुरू हो गई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो इस सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बच्चा एक रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि बच्चा एक संबंध को सीखता है। किस संबंध को सीखता है? कि बच्चा सीखता है कि कोई व्यवहार किया गया और व्यवहार करने के बाद जो उसका परिणाम आया, उस परिणाम और व्यवहार के बीच में जो अंतःक्रिया हुई, इंटरैक्शन हुई, उस इंटरैक्शन से वो सीखता है कि इन दोनों में संबंध क्या है। मैं इसको इस एग्जांपल से आपको समझाऊं कि बच्चा, एक बर्तन उसके हाथ में आता है और क्या है, बच्चा क्या करता है, वो उस बर्तन को ऐसे 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 करता है, मतलब जमीन में ऐसे, क्योंकि हाथ क्योंकि हिलेगा, बच्चा ऐसा तो नहीं कि स्थिर पकड़ा रहेगा, उसका हाथ हिल रहा है तो वो उसको लगता है आवाज कैसे आ रही है। या कभी वो बर्तन से वो ऐसे हाथ उस बर्तन को मारता है तो कुछ आवाज आ रही, मतलब कि बर्तन उसको मारना ये एक आपका व्यवहार है, और व्यवहार का जो परिणाम है, मतलब वो साउंड जो आ रही है, वो देख रहा है कि अच्छा मैं कुछ ऐसा करता हूं तो ये आवाज आती है। तब क्या हो रहा है, वो धीरे से उसने सीखा कि कोई, अब सीखा मतलब यहां पर व्यवहार और परिणाम बहुत बड़ा वाला नहीं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो, बहुत लॉजिकल कोई व्यवहार हो, उसके परिणाम की बात हो रही नहीं। अभी शुरुआती दौर में है कि वो केवल शुरुआती जो हम व्यवहार करते हैं, जो बच्चा व्यवहार करता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाता है। दूसरा वो ये सीखने लग जाता है कि भाई साहब कि मेरी सेंसरी ऑर्गन्स या मेरे बॉडी के, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कोई कड़ा पहन रखा है तो वो समझने लग जाता है कि साहब ये कड़ा अलग है, ये जो चैन अगर पहनी हुई है तो वो चैन अलग है, मेरा शरीर अलग है। बच्चा समझ रहा है। फिर उसके बाद आता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, कि एक चीज और आती है इसमें कि जैसे जैसे 2 साल के करीब बच्चा पहुंच रहा है, या मैं कहूं कि लगभग 18 से 20 महीने का बच्चा हो गया है, तब उसमें एक चीज शुरू होती है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? वस्तु स्थायित्व। पहले जब बच्चा 20 महीने या 15 महीने से छोटा था, तो जैसे वो किसी खिलौने को लेने भागता था, तब क्या होता था कि आप जा रहा है बच्चा खिलौने को लेने, और आप उसे कपड़ा डाल दें। कपड़ा डाल दे तो क्या होगा, बच्चा कह अरे खिलौना कहां चला गया, वो तो है ही नहीं। आप कहते ना, ऐसे आप खेलते थे, ऐसे खेलते थे, तो क्या होता कि मतलब आंखें बंद की तो मम्मा गायब हो गई, आपने हाथ रखा तो मम्मा गायब हो गई, और जैसे ही हाथ छोड़ा तो मम्मा आ गई। तो पहले क्या होता था, पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था। मतलब उसको लगता था कि अगर आंखों के सामने से कोई चीज चली गई है तो मतलब वो हट गई है, वो है ही नहीं वस्तु। लेकिन अब धीरे धीरे जब वो जैसे ही 20 महीने के आसपास पहुंचता है बच्चा, वो ये समझने लग जाता है कि अच्छा अगर आंखों के सामने से कोई चीज चले भी गई है तो भी उसका अस्तित्व है। उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या आया, वो सेकंड स्टेज पे आया जिसको आप कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक चलती है, और इसमें क्या है, इस पियाजे ने क्या किया, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया, या हम कहें कि जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक को नाम दिया प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जो 2 से 4 साल तक चलता है, और दूसरा उसने नाम कर दिया इंट्यूटिव पीरियड, जो 4 से 7 साल तक, मतलब पूरी अवस्था कहां से हो गई, 2 से 7 साल, लेकिन एक उसने 2 अवधि डिवाइड कर दी, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड को 2 से 4 साल और इंट्यूटिव पीरियड को 4 से 7 साल। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। यहां पर व्यक्ति मतलब बच्चा बड़ा होने के बाद जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो कुछ सिंबल्स को सीख रहा है, कुछ इमेजेस के बारे में सीख रहा है। मतलब उसके सामने कोई चीज की जाती है, वो अब यहां पर क्या ना, एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसको कहते हैं इमिटेशन। अब उसका जो संज्ञानात्मक जो विकास हो रहा है वो इमिटेशन मतलब अनुसरण से। जब क्योंकि 2 साल का हो गया तो लगभग पैर उसने ले लिए, उसने चलना शुरू कर दिया। अब हम कहते हैं ना, जैसे मतलब गाड़ी चला, हम अगर पापा अगर उसके ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे करते हैं तो वो भी कुछ करता है। अब वो क्या कर रहा है, मतलब कि ये गाड़ी चल रही है, उसको कहा चलो मोटरसाइकिल चलाते हो, स्टार्ट करते हूं करके स्टार्ट करते हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, इमिटेशन मतलब अनुसरण करता है। किसका? वो अपनी मदर का अनुसरण करता है, वो अपने फादर का अनुसरण करता है, वो अपने किसी और फैमिली मेंबर का अनुसरण करता है। और धीरे धीरे यहां पर अब
वो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट कर रहा है। इस समय जब भी वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जब वो कुछ ना कुछ सिंबल्स के बारे में सीखता है, जब वो कुछ ना कुछ इमेजेस के बारे में सीखता है, तो अब यहां पर उसके भाषा का डेवलपमेंट होता है। हम उसके साथ देखो बेटा, ए फॉर एप्पल। अब ए फॉर एप्पल किया तो उसने कुछ भाषा भी आई और कुछ वो इमेजेस को भी सीखा कि जैसे ही उसको लाल लाल कुछ दिखता था, अरे पापा एप्पल है। तो यहां पर 2 से 4 साल इमिटेशन से सीखा, अनुसरण से सीखा। उसके बाद थोड़ा और आते हैं कि साहब अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तब उसका इंट्यूटिव पीरियड शुरू हो गया। इंट्यूटिव पीरियड मतलब अंतर्दर्शी जो अवधि है। अब यहां पर बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखने लग गया, अच्छा कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब यहां लॉजिक नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, यहां पर लॉजिक नहीं है। यहां पर इंट्यूटिव पीरियड का मतलब है कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया है, तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है अपने तरीके से, लेकिन सिस्टमेटिक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। उससे कहो बेटा कपड़ा, ये जो आसन है, अगर आसन आप बिछा के खाना खाते हैं तो आसन पे बेटा आसन रख के तो बड़े होते तो क्या होता है, आसन को सीधा करते हैं, उसको ठीक ठाक तरीके, वो तो आसन उठा लेगा और कहीं भी ऐसे रख देगा, हाँ रख दिया। वो कुछ कोशिश कर रहा है, इंट्यूटिव थिंकिंग चल रही है, वो अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसे कहते हैं इंट्यूटिव पीरियड, जो 4 से 7 साल तक चलती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अभी लॉजिकल थिंकिंग शुरू नहीं हुई है। फिर उसके बाद लेकिन इसमें 2 चीजें इस स्टेज में, मतलब कि 2 से 7 जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म, जीववाद, और दूसरा कहते हैं ईगोसेंट्रिक, मतलब अहम केंद्रित जो अवस्था होती है, इस समय आती है। एनिमिज्म का मतलब क्या है? एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा समझ तो रहा है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तुओं को अंतर नहीं कर पा रहा है। अंतर कैसे नहीं कर पा रहा है कि मान लेते हैं अब वो बच्चा कहीं जा रहा है और टेबल से ठोकर लग गई, तो फिर जब तक आप उस टेबल को, वो ये कहता है टेबल को डांटो, वो कहता है टेबल को मारो, उसने मुझे मारा है, तो मम्मा पापा क्या करते हैं, अब इसको मारते हैं, तो वो सोचता है, अरे वो खुश होता है, अरे इसको टेबल को दर्द दे रहा है, तो वो खुश हो जाता है। मतलब उसको नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो लिविंग बीइंग है, मतलब मुझे भी दर्द हो रहा है और इस टेबल को भी दर्द हो रहा है। इस समय ये अवस्था है। दूसरी चीज ईगोसेंट्रिक मतलब अहंकार नहीं है। ईगोसेंट्रिक होने का मतलब है कि जो भी चीजें चल रही हैं वो मेरे जैसा मैं सोच रहा हूं, वो मेरे चारों ओर ही चल रही है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि ये लाइट इसलिए जल रही है कि मैं यहां पे हूं, तो वो सोचता कि पापा भी यही सोच रहे हैं कि मैं यहां पे हूं ना, इसलिए ये लाइट जल रही है। अब एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लें कि लाइट का मतलब, बच्चा क्या, लाइट का मतलब वाइट प्रकाश। लाइट का मतलब, वो हम कहते हैं लाइट का मतलब स्विच ऑन करो और लाइट जल जाए, ट्यूबलाइट जल जाए, लेकिन वहां पर लाइट चली गई और एक बार मोबाइल जला और उसकी लाइट, और लाइट आ गई। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो ये कर रहा है कि लाइट, मतलब जो मैं सोच रहा हूं वैसा मैं सोचता हूं कि साहब कि वो जो चंदा मामा है ना, वो मैं चलता हूं तो वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। कैसा हो सकता है कि चंदा मामा, लेकिन वो तो देखिए, हम चलेंगे तो वो लगता है कि चंदा मामा चल रहे हैं, हम चलेंगे तो लगता है कि सूरज जो भैया है वो चल रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये सब मेरे उसमें। ईगोसेंट्रिक इसको कहते हैं। अब यहां से अब और थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चा बड़ा होने के बाद तीसरी स्टेज शुरू हुई, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट मतलब कि साहब अब जो मूर्त चीजें हैं उसको वो अच्छी तरह समझने लग गया। मूर्त का मतलब, अरे ये मार्कर है। अब वे मार्कर मतलब अब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज सीखा है बच्चा, और उसकी एज क्या है, 7 से 11 साल। क्या चीजें सीखा है, वो इसकी लंबाई, वो इसकी चौड़ाई, मतलब सारे के सारे डायमेंशंस को वो सीखने लग गया है। आप उसको गिलास देंगे तो गिलास के सारे डायमेंशन को वो समझने लग गया है। लॉजिकल थिंकिंग उसमें शुरू हो गई है। मैंने क्या कहा, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो गई है। दूसरा, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है इस समय, उसके सारे डायमेंशंस को, हाइट को देखेगा,
तो वेट को देखेगा, तो उसकी चौड़ाई लंबाई जो भी चीजें होती हैं वो सब चीज को समझने की कोशिश करेगा, उसको कहते हैं कंजर्वेशन। अब एक चीज और सीखा, रिवर्सिबल थिंकिंग। यहां पर दूसरे जो स्टेज में अगर आप देखें तो यहां पर रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं थी। रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब, अगर मैं कहूं कि बेटा मैं तेरे को 5 रुपए दे रहा हूं, तो 5 रुपए अगर दे रहा हूं तो कितने पैसे होते हैं, तो 500 पैसे होते हैं। तो अब जो 500 जो पैसे हुए या 5000 पैसे हुए, जो भी कुछ हुए, तब हो क्या रहा है कि हम ए से लेकर बी तक जाते हैं तो बी से वापस ए पर आ भी सकते हैं। यह क्या है, रिवर्सिबल थिंकिंग है। लेकिन यहां प्री ऑपरेशनल स्टेज में केवल ए से बी तक चला गया, बी से ए कैसे आना है यह नहीं पता है। लेकिन जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बड़ा हो गया तो वो जिस तरह से गया है उस तरह से वापस भी आता है। रिवर्सिबल थिंकिंग मतलब उल्टा भी सोच सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। क्लासिफिकेशन मतलब किन्हीं चीजों को कैटेगराइज कर सकता है, वो सीरिएशन सीक्वेंस में कोई चीज लगा सकता है। मतलब कितनी चीजें देखिए अब यहां सीख रहा है। वो लॉजिकल थिंकिंग सीख गया, वो ये सीख गया कि अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है, मतलब सीरियल सीक्वेंस सीख गया, वो क्लासिफिकेशन सीख गया, वो कंजर्वेशन की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सबके सब डायमेंशन के बारे में सोचना सीख गया। अब यहां से अब चौथी स्टेज पे वो आया जब वो 11 साल का हो गया। तो 11 साल कंप्लीट हो गई, तो 11 साल कंप्लीट हुई तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में को हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, यहां पर जो तीसरी स्टेज थी वहां तो वो मूर्त मतलब कि जो चीजें अवेलेबल हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में समझ रहा है। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ गया, तब यहां पर अब शुरू हुआ जिसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो मन के अंदर भी सोच सकता है, उसको ये जरूरी नहीं है, वो सोच सकता है कि क्या कल्पना कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, विजुलाइज कर सकता है, और जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग भी उसमें होती है। वो कोई ना कोई चीज क्रिएट कर, उसको एक चीज दो बेटा, अब वो पजल होती है ना, पजल, बच्चा जब छोटा होता है तो पजल सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन अब यहां पर पजल सॉल्व करेगा और पजल सॉल्व कर, ओ हो गया, मतलब वहां पे क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो गई। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी विद हाइपोथेसिस। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी यहां तीसरे नंबर पे भी थी, लेकिन चौथे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, विद हाइपोथेसिस। अब कोई समस्या उसके पास आई तो वो पहले से सोच सकता है, अच्छा मैं इस समस्या को इस तरह से हल करूंगा तो ये भी हो जाएगी, इस तरह से हल करूंगा तो ऐसा भी हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, समस्या का संभावित उत्तर पहले से आप सोच लो। आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकती है, मतलब कि आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, आपने एक टेंटेटिव आंसर बना लिया, उस टेंटेटिव आंसर को पहले से आप देखते हो और उसके आधार पे काम करना शुरू करते हो। किसमें, जब वो चौथी स्टेज में, यहां पर वो केवल मूर्त चीजें जो सामने थी केवल उसके ऊपर ही काम कर पा रहा है। लेकिन अब जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आएगी तो जो सामने नहीं है उसके ऊपर भी काम कर सकता है। तो ये 4 स्टेज आपकी हो गई। अब ये कहां तक चली, 15 साल तक। 15 साल के बाद पियाजे कहते हैं कि साहब वो बड़ों जैसे सोचने लग गया, अब उसमें सब डेवलपमेंट हो गया। मतलब कि वो यहां से शुरू हुआ, मतलब कि वो पहली सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी चढ़ा, चौथी चढ़ा, चौथी जैसी चढ़ गया, चौथे डेवलपमेंट के बाद वो बिल्कुल परिपक्व, मतलब संज्ञानात्मक विकास अब जितना हो गया अब हो गया। क्यों, क्योंकि वो पहले दूसरे तीसरे चौथे तक गया था। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसका, जीन पियाजे का, और इसलिए इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। 4 स्टेजेस जो मैंने बात कही, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन सब की एज यहां पर लिखी हुई है। आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे साथ, अगर मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, एक बार में आप चीजों को समझ सकते हैं। कल फिर मिलने वाले हैं, भूलिएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए यदि अच्छा लगा हो, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा शेयर करिए। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।